हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने आधुनिक भारत के इतिहास में हमने 2 टॉपिक पहले कंप्लीट कर लिए थे। एक में हमने टॉपिक में कंप्लीट किया था ये भौगोलिक खोज और यूरोपीय कंपनी का आगमन। दूसरे टॉपिक में हमने कवर किए भारतीय राजनीतिक परिदृश्य 18वीं सदी में, यानी ये मराठा, बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। और तीसरे में हम जानेंगे ब्रिटिश राज्य की स्थापना और विस्तार। जो भी गवर्नर आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से युद्ध और संधियाँ की। इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। चलो तो देखते हैं। पहले शुरू करते हैं कर्नाटक युद्ध से और आंग्ल कर्नाटक युद्ध में क्या क्या हुआ। तो देखते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। कारण क्या था युद्ध? यह यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के प्रश्न पर भारत में लड़ा गया। अब विश्व जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में साइलेशियन युद्ध, साइलेशियन का प्रथम युद्ध और साइलेशियन का दूसरा युद्ध हम पढ़ेंगे। वहाँ पूरे यूरोप के जितने भी देश थे वो उन युद्धों में कहीं ना कहीं आपस में उलझे हुए थे। एक तरफ ऑस्ट्रिया, कुछ देश ऑस्ट्रिया की तरफ और कुछ देश पिरसा की तरफ थे, और उन्हीं में आपस में कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए उसी को लेकर के साइलेशियन के 2 युद्ध हुए थे। और तीसरा युद्ध भारत में फ्रांस को उकसाने के लिए लड़ा गया था। और दूसरा ये भी था, इसका कारण था कि फ्रांस को उकसाने के लिए अंग्रेजी गवर्नरों ने जो इनके जहाज थे फ्रांसीसियों के, उनको अपने कब्जे में कर लिया था। ये भी एक मेन कारण था युद्ध को प्रारंभ करने का। तो बात करते हैं हम नेतृत्व की। तो नेतृत्व की बात करें तो पहले आंग्ल कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी डुप्ले नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का जो था वो कप्तान बर्नेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, घटनाएं और परिणाम क्या क्या हुआ। यहाँ पे नौसेनाओं के बीच में ही युद्ध हुआ, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी जहाज़ों को अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था, उसको उकसाने के लिए कि हाँ वो उकसावे में आ जाए। और इसी को लेकर के यूएसए और भारत में युद्ध लड़े गए अंग्रेजों और फ्रांस के बीच। तो घटनाएं और परिणाम जाने। तो इसमें फ्रांसीसी मजबूती स्थिति में उभरे। क्यों? इसलिए उभरे क्योंकि इन्होंने कर्नाटक के नवाब जो था उससे सहायता मांगी फ्रांसीसियों ने, और अंग्रेजों को हरा दिया और मद्रास के अंग्रेजी किलेगढ़ को घेर लिया। यहाँ पे भी जो फ्रांस के जो 2 गवर्नर थे, एक डुप्ले और एक और था, इन दोनों में भी एक तटस्थ था कर्नाटक के नवाब को लेकर के, एक नहीं था। इससे अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। युद्ध बंदियों में क्लाइव भी शामिल था। बात करें संधि की, तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो किससे समाप्त हुआ? तो ये समाप्ति हुई 1748 में। इनके भी आपस में एक्स-ला-पेल की संधि हुई। जो इन्होंने मद्रास के किले को घेर लिया था, इनको मद्रास फ्रांसीसियों ने वापस कर दिया था अंग्रेजों को। यहीं पे युद्ध ये समाप्त हो जाता। इसी तरह से रिलेटेड है सेंट थोमे का युद्ध, या अंबुर या अंबर का युद्ध भी इसको बोलते हैं। ये ऐसा युद्ध था जिसमें किसी यूरोपियन शक्ति ने भारत के स्थानीय शासक को हराया था। तो यह है युद्ध अड़ियार नदी के तट पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी डुप्ले के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी विजयी हुआ। देखो यहाँ पे इतिहास में पहला युद्ध था जिसमें किसी यूरोपीय शक्ति ने आमने सामने के युद्ध में भारतीय शासक को हराया। आगे बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का टाइम पीरियड 1749 से 54। और ये भी यहाँ पे कारण की हम बात करें तो एक तरफ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं थी उन्हें, और दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष का मुद्दा और अपना अपना विस्तार ये आपस में करना चाहते थे। तो बढ़ते हैं घटनाएं की बात करें तो हैदराबाद में निजाम की मृत्यु के बाद नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। और इसी प्रकार कर्नाटक में भी नवाब अनवरुद्दीन और बहनोई जो थे इनके चंदा साहिब, इनमें आपस में गद्दी को लेकर संघर्ष था। और फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने अपने तरीके से इनको अपने में मिलान के और आपस में युद्ध लड़ रहे थे। तो बात करें अंग्रेजी फ्रांसीसी ने अपने अपने हित के अनुसार दोनों राज्यों में अलग अलग समर्थन दिए, जिससे 2 गुट बन गए। क्या क्या बने? एक तरफ था शॉर्ट ट्रिक है MCF, यानी एक तरफ हो गया मुजफ्फर जंग,
चंदा साहिब और फ्रांसीसी, ठीक है। और दूसरा है NAE, NME में हो गया नासिर जंग, A से हो गया अंग्रेज, और E से हो गया, A से हो गया अनवरुद्दीन, और E से हो गया अंग्रेज। यहाँ पे हम बात करें तो MCF यहाँ पे फ्रांस है, तो इसका डुप्ले नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेजों का नेतृत्व यहाँ क्लाइव कर रहा था। बात करें इसके परिणामों की तो कई स्थानों पर आपस में युद्ध है, लेकिन हाँ प्रारंभ में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी। क्लाइव ने भी सूझबूझ का परिचय दिया। तो इसी बीच क्या हुआ कि फ्रांस सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, और जैसे ही उसको बुलाया अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो गया और फ्रांसीसियों की हार होती है। यह संधि, इस संधि पांडिचेरी की संधि 1556 में युद्ध समाप्त हो गया। बात करते हैं आगे तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये एक तरफ आयरकूट ब्रिटिश का नेतृत्व करा और फ्रांस का काउंट डी लाली। तो कारण क्या था तीसरे युद्ध का? तो यह युद्ध यूरोप में जो लड़ा जा रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, इसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब मेंस को लेकर के तैयारी करें। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध जैसे ही वहाँ पे यूरोप में प्रारंभ हो, वैसे ही ये यहाँ पे भी भारत में प्रारंभ हो गया। ये भारत में भी चल रहा था, उधर उत्तरी अमेरिका में भी चल रहा था, और उधर यूरोप में भी आपस में ये लड़ रहे थे। तो बात करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ युद्ध कौन कौन से थे। एक पहला है सेंट थोमे का युद्ध 1748 में, ऊपर ही देख रहे हैं, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी डुप्ले के बीच, इसमें फ्रांसीसी विजयी हुआ। दूसरा अंबुर का युद्ध 1749 में, डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब के त्रिगुट और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य त्रिगुट का विजय हुआ। अर्काट का युद्ध 1752 में हुआ, क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और चंदा साहिब के पुत्र राजा साहिब के बीच। इसमें कौन विजय हुआ? अंग्रेज विजय हुए। और वंडीबात का युद्ध 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, इसमें अंग्रेज विजय हुए। बात करते हैं यहाँ की घटना होगी तृतीय कर्नाटक युद्ध में। तो प्रारंभ में फ्रांसीसी मजबूत स्थिति में, लेकिन सीधे अंग्रेज भारी पड़े। 1760 में बंडीबास के युद्ध में आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह मार दी, इससे वो काफ़ी कमजोर हो गए। 1763 में जो सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हो रही थी 1763 में, तो पेरिस की संधि जैसी ही हुई और फ्रांस ने जो था वहाँ पे हथियार डाल दिए यूरोप में, और जैसे ही वहाँ पे हथियार डाले तो यहाँ पे भी उन फ्रांसीसियों को हथियार डालने पड़े और इसी के साथ में युद्ध समाप्त हो जाता है। यहाँ पे फ्रांसीसियों को अंग्रेजों को कुछ शर्तों को मानना पड़ा, जैसे भारत में अब ये बड़ी सेना नहीं रख सकते थे, जो इनकी कंपनियों की के जो किले बनाए थे उनको किलेबंदी नहीं कर सकते थे, और ये भारत में केवल व्यापारी कर सकते थे। आगे बात करते हैं अंग्रेजों की विजय और फ्रांसीसियों के हार के क्या कारण रहे। तो पहला, ब्रिटिश पक्ष पर कम सरकारी नियंत्रण, क्योंकि ब्रिटिश वाली जो कंपनी थी वो एक निजी कंपनी थी, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी एक सरकारी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी उद्यम था, इसमें लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना थी, इनको पेमेंट और सैलरी ठीक ठाक मिलता था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी एक राज्य की व्यापारिक संस्था थी, इसे फ्रांस सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता था। सरकार की नीति और निर्णय लेने में देरी के कारण इसे काफ़ी क्षति हुई। दूसरा, जो ब्रिटेन की नौसेना थी वो इस पहले से ही ब्रिटेन की सेना पूरे यूरोप में मजबूत रही और फ्रांसीसियों को कमजोर। दूसरा, बड़े शहरों में ब्रिटिश नियंत्रण, भाई जैसे ही भारत में आए थे तो इन्होंने जैसे मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े शहरों पर नियंत्रण स्थापित किया। इससे इसने फ्रांस और भारत फ्रांसीसी क्षेत्रों के मध्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को रोकने में सहायता की। किसने? नौसेना ने। आगे बात करते हैं तो ब्रिटिश आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली थे। फ्रांसीसियों ने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने वाणिज्यिक हितों का गौण कर दिया, जिससे फ्रांसीसी कंपनी के समक्ष वित्तीय अभाव की भी स्थिति उत्पन्न हुई। आगे बात करें श्रेष्ठता कम, ये ब्रिटिश कमांडर, भाई यदि फ्रांसीसी में डुप्ले को छोड़ दो, डुप्ले के बाद जो भी गवर्नर आए वो सफल साबित नहीं हुए। दूसरी तरफ अंग्रेजों की सफलता का एक कारण जो ब्रिटिश के कमांडर और गवर्नर थे उनको भी था।
तो अंग्रेजी में बात करें तो जैसे आयरकुट हो गया, मेजर स्ट्रेंजर हो गए, लॉरेंस हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अंग्रेजों की बंगाल विजय के बारे में। तो अंग्रेजों की बंगाल विजय किससे प्रारंभ होती है? प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुई, और युद्ध के बाद उन्होंने अपनी पसंद के कठपुतली नवाबों को बंगाल में बैठाना प्रारंभ कर दिया। बक्सर के बुद्ध जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो ये बंगाल के स्वामी बन बैठे, क्योंकि उस टाइम पे अब इन्होंने किसी का सहारा न लेकर के खुद से ही युद्ध जीता था। और बाद में बक्सर के बाद ये द्वैत शासन, और द्वैत शासन के माध्यम से इन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाई। उस टाइम पे सूखा भी पड़ा था, और उस टाइम लाखों लोग मारे भी गए थे। तो बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। प्लासी का युद्ध हुआ कब? 23 जून 1757 को। तो इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, जान लेते हैं। तो बंगाल में अंग्रेज कई प्रकार का दुस्साहस करते थे। दस्तक का दुरुपयोग, नवाब के खिलाफ गुट बनाते थे। मना करने के बावजूद भी इन्होंने जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है उसकी किलेबंदी जारी रखी, और रुष्ट होकर जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इसने फोर्ट विलियम और जो कासिम बाजार, जो अंग्रेजों के महत्वपूर्ण गढ़ थे, इनके खिलाफ सेना भेजी, और उनके जो भी फोर्ट विलियम और कासिम बाजार थे, इनके अंग्रेजों के गढ़ पर कब्जा कर लिया। आगे बात करते हैं कि अंग्रेजों के गढ़ पर कब्जा कर लिया और 1757 फोर्ट विलियम को जीत लिया, कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया गया। अब जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसने अपने एक अधिकारी जो था मणिक चंद्र, उसे कलकत्ता सौंप कर मुर्शिदाबाद जो उसकी राजधानी थी वापस लौट गए। अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, लेकिन इन्होंने ये खदेड़ तो दिया, लेकिन उड़ीसा के समीप वो बंगाली खाड़ी में फुल्टा द्वीप है, वहाँ पे इन्होंने शरण ले ली, और मद्रास की जो नौसेना थी उसका इंतजार किया कि हाँ वापस हम कैसे फिर से फोर्ट विलियम पे अपना कब्जा जमाएंगे। तो इसमें था अंग्रेज हालवेल ने यहाँ पे आरोप लगाया काल कोठरी घटना के बारे में, कि सारे जो भी अंग्रेज थे उनको एक कमरे में बंद कर दिए। उस 146 लोगों में से मात्र शायद ये 23 लोग ही सुबह तक बच पाए। इससे अंग्रेज और रुष्ट हो गए। फिर इन्होंने वापसी की मद्रास की सेना के साथ, मद्रास की नौसेना के साथ। जनवरी 1757 में क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ने पुनः फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार जमा लिया। नवाब को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि करनी पड़ी, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जगह बने रहने की शर्त स्वीकार की, लेकिन कुछ रियायतें भी उसको दी गई कंपनी को। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की सुविधाएं यहाँ कोलकाता, कासिम बाजार या बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फिर से दे दी गई। दूसरा, कोलकाता पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों को हुई क्षति का हर्जाना भी नवाब को देना पड़ा। आगे बात करें तो दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया, और अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्के ढालने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। आगे बात करते हैं प्लासी के युद्ध से पूर्व जो षड्यंत्र इन्होंने रचा। क्या षड्यंत्र रचा भाई? जो भी नवाब, इस अंग्रेजों को पता था कि ये डायरेक्ट ये बंगाल के नवाब से भिड़ने में सक्षम नहीं है, कि हार जाएंगे, इस वजह से इन्होंने षड्यंत्र रचा। क्या रचा भाई? नवाब का सेनापति था मीर जाफर, इसको अगला नवाब बनाने का मौका दिया कि आप हमारा साथ दो और हम आपको अगला नवाब बना देंगे। नवाब की मौसी, इसको भी लालच दिया। अन्य अधिकारियों की बात करें तो जो मणिक चंद्र नवाब जो छोड़ के गया था कलकत्ता का अधिकारी बनाकर, ये भी अंग्रेजों को बहकाए में आ गया। जगत सेठ कोलकाता का धनी व्यापारी था, और अमीन चंद्र, इन लोगों को अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। आगे प्लासी का युद्ध होता है। कहाँ है ये? भागीरथी नदी और हुगली, पश्चिम बंगाल में, और यहीं पर ये अंग्रेजों की सेना थी इस तरीके से, और यहाँ पर ये नवाब की सेना थी, और ये इनके अलग अलग गवर्नर थे, जो सेनापति, जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने पहले ही जाल बुन लिया था, और जाल बुनने के बाद जो भी मैन अधिकारी थे उनको अपने में मिला लिया और युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेजों ने षड्यंत्र का जाल बिछाने के बाद नवाब पर युद्ध थोप दिया। 50,000 सैनिक किसके? नवाब के। इसमें बालक बच्चे सब थे, शामिल थे 50,000 सैनिकों में नवाब के। दूसरी तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, और इसके 3200 सैनिक थे।
और जबकि नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अभी जो पीछे बताया, सेनापति जिसको लालच दिया था अगला नवाब बनाने का, मीर जाफर कर रहा था। और पूर्व के षड्यंत्र के मुताबिक युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। बात करें तो केवल प्लासी के युद्ध में नवाब की तरफ से दो ही व्यक्ति, मीर मदान और मोहन लाल ही बहादुरी से लड़े और ये आप मारे गए। मीर जाफर ने उसको गलत सूचना दे करके नवाब को, सिराजुद्दौला को मैदान से भगा दिया और शीघ्र ही अंग्रेजों के पक्ष में मीर जाफर ने विजय घोषित कर दी। ये हो गया आपका पानीपत का युद्ध। तो युद्ध के परिणाम की बात करें तो आर्थिक परिणाम, भाई लालची था ये मीर जाफर, तो कुछ मिला भी हो गई जब इसको नवाब बनाया। तो अंग्रेजों को नए नवाब मीर जाफर से जो 24 परगना था पश्चिम बंगाल में, उसकी जमींदारी दे दी। दूसरा, बंगाल बिहार उड़ीसा में जो पहले ये टैक्स देते थे, कर देते थे, अब उस ये मुक्त व्यापार की इजाज़त इनको अब मीर जाफर से मिल गई। आगे दूसरा, तीसरा कि ब्रिटिश व्यापारी जो अभी अधिकारी थे इनको निजी व्यापार पर कर मुक्त कर दिया। दूसरा, क्लाइव सहित दूसरे अधिकारियों को लाखों में घूस भी मीर जाफर को देनी पड़ी। आगे बात करते हैं राजनीतिक परिणाम की। तो इस युद्ध में के बाद एक व्यापारी कंपनी एक राजनीतिक कंपनी के रूप में बदल गई। यानी अब तक ये लोग सिर्फ व्यापार के लिए आपस में लड़ रहे थे, अब ये क्षेत्रों पर कब्जा करके और वहाँ से भू राजस्व वसूली वगैरह ये सारे काम अब प्लासी के बाद करने लगे। तो इस युद्ध के बाद एक व्यापारी कंपनी एक राजनीतिक कंपनी में बदल गई। यहाँ से कंपनी ने बंगाल पर अपने पसंद के, यानी अंग्रेजों ने कठपुतली नवाबों को बैठाना प्रारंभ कर दिया और यहीं से वो ताकतवर होती चली गई, क्योंकि इनको तो अब मुक्त व्यापार की इजाज़त मिल गई थी, जमींदारी मिल गई, लाखों में घूस मिली। आगे बात करते हैं, बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर के युद्ध के पूर्व भी कुछ घटनाएं घटित हुई। तो जैसे मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद ये कठपुतली साबित हुआ, इसने कुछ राज्य को, अर्थव्यवस्था को, वहाँ के प्रशासन को बेहतर करने की कोशिश थी की। तो अंग्रेजों को लगा कि हाँ ये कठपुतली साबित नहीं होगा, और इस वजह से उसने मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। तो देखते हैं नवाब के रूप में मीर जाफर का काल 1757-60। प्लासी के बाद जो इतनी रियायतें दी उसके ये दुखी हो गया मीर जाफर, लेकिन वह निरंतर आर्थिक मामलों से दुखी हो गया। मीर जाफर ने क्या किया, इन डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश की और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की कोशिश की, सेना को मजबूत भी बनाने की कोशिश की डचों के साथ मिलकर। जब अंग्रेजों को लगा कि नवाब अब उनके मानदंडों के अनुरूप नहीं रहा, तो उन्होंने मीर कासिम कौन था, मीर जाफर का ही दामाद था, और उससे सांठगांठ कर ली और मीर जाफर को गद्दी से हटाकर कासिम को नवाब बना दिया। अब नवाब कासिम को बनाया तो भाई उससे भी कुछ रियायतों की उम्मीद होगी। तो बात करते हैं नवाब के रूप में मीर कासिम आता है 1760 से 64 के बीच। इसने जैसे ही नया नवाब ये है आपका मीर कासिम। तो अंग्रेजों को मीर कासिम से क्या क्या मिला, मीर कासिम से मिला अंग्रेजों को बीएमसी, ये शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया, बीस बर्धमान, एम से मिदनापुर और चटगांव। अब ये यहाँ के स्वामी बन बैठे नवाबों की तरह अंग्रेज। तो इन्होंने वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी दे दी मीर कासिम ने। कंपनी को दक्षिण विजय के लिए, यानी वही मैसूर मराठे, उनके लिए, उन पे जीत हासिल करने के लिए मीर कासिम ने 5 लाख रुपए दिए। आगे सिलट असम में जो चूने का व्यापार था उसमें आधा मुनाफा भी इन्होंने दिया मीर कासिम ने अंग्रेजों को। कंपनी ने आगे वचन दिया कि अब इतनी सारी रियायतें देने के बाद कि हाँ अब कंपनी या अंग्रेज इनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तो बदले में नवाब ने वचन दिया कि हाँ जितने भी यहाँ के छोटे राज्य हैं यदि वो हमसे कुछ बोलते हैं तो वो कंपनी के मित्र, और जो शत्रु हैं वो हमारे भी शत्रु और मित्र होंगे। आगे बात करें कि अंग्रेजों को लगा कि हाँ ये मीर कासिम कठपुतली साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम ने राज्य के राजस्व की वृद्धि के उपाय किए, सेना को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित किया। जब इन्होंने सुसज्जित किया, लेकिन जो रियायतें थी उससे आगे बढ़ करके जो दस्तक या फ्री पास, इसका दुरुपयोग, इससे ये बाज नहीं आया ये अंग्रेज। लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो ये फ्री पास जो दस्तक का दुरुपयोग था वो भारतीय व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार की इजाज़त है। ये दस्तक का मतलब ये है कि मुक्त व्यापार की इजाज़त के लिए एक फ्री पास दिया जाता था। उसका जैसे ही दुरुपयोग किया
तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार की इजाज़त दे दी। यही एक मेन कारण था जो बक्सर के युद्ध का था। अंग्रेज मीर कासिम पर आगे तमाम प्रकार के दबाव डालने लगे और अंततः इसने मीर कासिम ने परेशान होकर के अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर त्रिगुट बनाया और इसी से आगे बक्सर का युद्ध होता। तो ये जो रणनीति थी अंग्रेजों की यहाँ पे दिखाई गई है बक्सर के युद्ध। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें एक तरफ तीनों सेनाएं सम्मिलित थी तो दूसरी तरफ अंग्रेज, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। परिणाम की बात करें तो इसके आर्थिक और जो राजनीतिक परिणाम थे वो प्लासी से भी बढ़कर रहे। अब इनका जो कद था अंग्रेजों का वो बढ़ गया। अब इन्होंने षड्यंत्र की बजाय शक्ति से मैदान जीता। भाई प्लासी के युद्ध में तो षड्यंत्र रचा था कि जो भी नवाब के नज़दीकी लोग थे विश्वास पात्र उनको अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने षड्यंत्र की बजाय शक्ति से मैदान जीता। इसके बाद वो बड़ी शक्तियों से सौदेबाजी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। और ये जो बक्सर का युद्ध है इन्होंने इसी ने वास्तविक रूप से अंग्रेजों का भाग्य तय कर दिया कि हाँ अब ये आगे दूसरे यूरोपियन के मुताबिक अंग्रेज ही भारत पर राज करेंगे। यहीं पर बक्सर के युद्ध का जब अंत हुआ तो इलाहाबाद की संधि की गई तीनों से अलग अलग। जो इस टाइम पर हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था युद्ध का। इसी बीच क्लाइव वापस आ गया था और क्लाइव के आने के बाद इसने बक्सर की जीत का लाभ उठाया और तीनों जो पराजित शक्तियां थी उनके साथ सहायक संधि या संधि की और कंपनी के विस्तार के इसने दरवाजे खोल दिए। अब बात करते हैं पहले नवाब, ये जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला की संधि की। तो इससे अवध के जो नवाब था शुजाउद्दौला इससे क्या क्या लिए? तो युद्ध का हर्जाना लिया है 50 लाख रुपए। आगे इलाहाबाद जो अवध से जो इसके महत्वपूर्ण इलाके थे इलाहाबाद और कड़ा, ये कड़ा मानिकपुर है जो रायबरेली और इलाहाबाद के बीच में पड़ता। तो इलाहाबाद और कड़ा ये 2 जिले ले लिए अवध, जो अवध में आते थे। आगे कि हाँ इस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये इसकी जो भी कर रहा है नवाब उन पर नज़र बनाए रखने के लिए एक जागीरदार जो बलवंत सिंह थे उनको अवध में जागीर में स्थापित कराया। आगे अंग्रेजों ने अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी की ली किस लिए? कि इन्होंने एक सैन्य टुकड़ी तैनात की जिसका खर्चा अवध को उठाना पड़ा था। बात करें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ भी त्रिगुट में तो ये भी थे। तो इनसे भी क्या हुआ? शाह आलम अब कंपनी के संरक्षण में आ गया था हारने के बाद। अवध के नवाब से लिए गए जो इलाहाबाद और कड़ा जिले थे वो मुगल बादशाह को दे दिए, लेकिन बदले में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को क्या दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भू राजस्व वसूली प्रदान की। साथ ही कंपनी ने मुगल बादशाह को लालच देकर 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वचन दिया, जो बाद में बंद कर दिया था। बंगाल के राजस्व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया। आगे बात करते हैं जो बंगाल का नवाब अगला बना निजामुद्दौला, उससे भी संधि की और इस संधि के बंगाल के जो नवाब को निजामत यानी इनसे बोला कि आप सिर्फ प्रशासन संभालो पश्चिम बंगाल का, और दीवानी का अधिकार या भू राजस्व से जो भी संबंधित काम है वो हम खुद संभालेंगे। इससे ही बंगाल में एक दोहरे ढांचे की स्थिति उत्पन्न हुई जिसे द्वैत शासन कहा जाता है। तो द्वैत शासन क्या था आगे देखते हैं। द्वैत शासन का टाइम पीरियड है 1765 से 72। इस काल में क्या किया अंग्रेजों ने बंगाल में जमकर फायदा उठाया। किस किस प्रणाली से? एक तरफ इजारा ठेका प्रणाली के माध्यम से, इजारा ठेका प्रणाली के माध्यम से किसानों से अधिकतम भू राजस्व की वसूली की गई, यानी एक से 2 साल के लिए किसी भूमि को दे दिया जाना ठेके पर, और इस तरीके से अधिकतम भू राजस्व वसूली पहले ही कर ली गई। दूसरा एक है ददनी व्यवस्था, ये मध्यकालीन की एक व्यवस्था थी और इसके नाम पर ददनी व्यवस्था के तहत ये जो शिल्पी थे, कारीगर थे, उनको अग्रिम राशि दे करके सस्ते में इनसे वस्तु खरीदी और यूरोप में इन्होंने बेचा ले जा करके। इस प्रकार कृषि और वाणिज्य से समृद्ध पूरे प्रदेश को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी और 1770 में भीषण अकाल पड़ा। अब फैक्ट की बात करते हैं। द्वैत शासन क्लाइव ने शुरू किया था, लेकिन इसका अंत हेस्टिंग ने कर दिया।
ये हो गए आपके कर्नाटक युद्ध, प्लासी और बक्सर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।